सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह कक्षा 8वीं से हिंदी सुलभ भारती से 8वां पाठ आपका पूर्ण विश्राम सिखाने जा रही हूँ। पूर्ण विश्राम, पूर्ण का अर्थ होता है पूरी तरह से और विश्राम का अर्थ होता है आराम। हम सर्वप्रथम यहाँ पे देखेंगे, लेखक का परिचय देखेंगे। लेखक का नाम है सत्यकाम विद्यालंकार। ठीक है, इनका परिचय, इनका जन्म 1935 लाहौर, ये कब की बात है? जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो ये 1935 में लाहौर यानी भारत में इनका जन्म हुआ था। इनकी काव्य संबंधी विशेषताएं हैं, अर्थात इनकी रचना संबंधी विशेषताएं। ये एक सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली में इनके लेखन की विशेषताएं हैं। लेखन व्यवहारिक है। इनके व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर इन्होंने अधिक बल दिया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, ये है लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, ये उनके जीवन चरित्र हैं। अब हम पाठ देखते हैं। पाठ देखने से पहले हम इस पाठ की जो प्रस्तावना है उस पर ध्यान देते हैं। ये एक हास्य एवं साहित्यिक विधा है। प्रस्तुत कहानी में लेखक सत्यकाम विद्यालंकार जी ने महानगरों के निवासियों की जीवन शैली पर व्यंग किया है। यहाँ महानगरों में, शहरों में आपने देखा होगा जो जीवन कैसा होता है, दौड़ भाग वाला होता है। इसकी अपेक्षा गांव में जो जीवन होता है इसके विपरीत होता है। बड़े शहरों में लोगों का जीवन ऐसा भाग दौड़ भरा होता है कि यहाँ पर विश्राम करने के लिए समय निकालना भी अपने आप में एक समस्या है। यदि समय निकाल भी लिया जाता है तो पारिवारिक उलझनों उस समय का आनंद उठाने में बाधक बन जाती है, जैसा कि लेखक के साथ इस पाठ में हुआ। डॉक्टर की सलाह पर लेखक ने बड़ी कठिनाई से जूहू जाकर 2 दिन विश्राम करने का कार्यक्रम बनाया, परंतु घर की चिंता के कारण वहां से उन्हें उल्टे पांव वापस आना पड़ा। ये इस कहानी में है। तो आइए हम इस कहानी द्वारा इस पाठ को समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर ने बाँह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है। सीरियस अर्थात गंभीर नहीं है। दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। निरोग अर्थात रोग रहित कर देगा। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए अर्थात कोई भी चिंता परेशानी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पूर्ण विश्राम आपको करना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। अक्सर पत्नी भी परेशान रहती है, घर के कामों में उलझी रहती है, तो उसे भी लगा इसी बहाने हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आराम कर कर बाहर घूमकर आ जाएंगे। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जूहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। अब यहाँ पर पत्नी को शुभ समाचार मिल गया कि डॉक्टर की सलाह पे पति देव उनके घूमने के लिए तैयार हो गए, वो भी 2 दिन के लिए। तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मज़ा कहाँ आता है? जूहू पर ही आता है, जहाँ पे समुंदर का किनारा हो और चांदनी पूर्ण वहाँ पर प्रकाशित दिखाई दे रही हो। तो बोली पूर्णिमा के दिन जो मज़ा जूहू पर है वो कहीं नहीं है। तो वो बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि बहुत अच्छा है, पूर्णिमा की रात अगर हम जूहू पर रहेंगे तो हमारा जो आनंद है वो दुगना हो जाएगा। एक दिन पहले, अब वहाँ जाने के लिए देखिए कितनी तैयारी यहाँ पर इन लोगों ने कर रखी है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया और स्वयं वो 2 बजे से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। नोट करने लगी का अर्थ है लिखना या
दर्ज करना, बहुत सारी चीज़ें रहती है तो उसका वो लिस्ट बनाकर तैयार करने लगी। और उन्होंने क्या किया, श्रीमती जी ने सब कामों की सूची क्या की, इनके हाथ में, लेखक के हाथ में दे दी और सामान की गिनती करने लगी, वो उसे देखने लगी। स्वयं वह 2 से पहले उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीज़ों को देखा और लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियां की चटकनियां भी क्या गई, कसी नहीं गई। यहाँ पर जो खिड़की दरवाजे है वो बाहर जा रही, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो चेक कर लिया जाए और वो अच्छे से बंद किया जाए। तो इसके लिए मिस्त्री को बुलाया गया। पायधुनी स्थान का नाम है बम्बई शहर में, तो उस स्थान से मिस्त्री को बुलाया गया। लेकिन सुबह से शाम हो गई और खिड़की दरवाजे में जो लगाने वाली सिटकिनी, मतलब चटकनियाँ का मतलब जो दरवाज़ा बंद करने के लिए हम लगाते हैं, तो उसे चटकनी कहते हैं। तो उन्होंने वो बनाने का प्रयास किया, लेकिन दिन भर में कितने हुई, 2 ही तैयार हो पाई। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई। ये मोटर से वहाँ जाने वाले थे अपनी गाड़ी से, इसके लिए इन्होंने सोचा ये सब सामान भी साथ में रख ले ताकि कोई दिक्कत न हो। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, आश्वासन अर्थात यहाँ पर विश्वास। उन्होंने, श्रीमती जी ने क्या कहा, जो लेखक को विश्वास दिलाते हुए कहा कि आप कल जुहू पर दिन भर, मतलब दिन भर जो सामान की सूची बनाई थी, दिन भर वो सामानों की व्यवस्था करते हुए, मिस्त्री लाते हुए वो पूरा थक गए हैं। तो उनको बोलती है कोई बात नहीं, कल जुहू पर दिन भर विश्राम कर लोगे तो आपकी थकावट क्या होगी, दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से कर का अर्थ होता है हाथ, कमलों मतलब जो कमल के समान जो हाथ है, से घड़ी की घंटी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना अर्थात निरीक्षण करने लगी और करके ये तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया, अर्थात अलार्म बज गया। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई, अर्थात लगभग पूरी होने को थी। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, वह हर मिनट बुझने लगा। जो स्टोव जला रहे थे, कहानी पहले की लिखी हुई है, तो उस समय स्टोव का प्रयोग होता था, गैस का नहीं। इसके लिए बताया है कि स्टोव क्या हो गया, बुझने लगा। ये जाने से पहले इन्होंने सोचा कि चाय वगैरह पी ले, लेकिन जब स्टोव बुझने लगा तो क्या हुआ, आधा घंटा उसमें तेल भरने, धुकनी यानी हवा भरने, जो हवा कम होती जा रही थी, हवा भरने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम क्या करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा, मतलब टालना पड़ा, और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। दत्तचित्त मतलब पूरी लगन के साथ, घूमने के लिए ये पूरी लगन के साथ तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। कई बार ये बोल रहे हैं कि वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी आपस में परस्पर सहयोग की भावना से काम करने में विश्वास रखते हैं। अगर कहीं जाना है, कोई ऐसी बात है, तो पति पत्नी आपस में मिलकर लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ये काम तुम्हारा है तुम करो, मैं नहीं करूँगा। इन लोग आपस में मिलकर सहयोग, एक दूसरे की मदद करते हुए काम करने में विश्वास करते हैं। और सचमुच लेखक और उनकी पत्नी दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारे जीवन का मूल मंत्र है, क्या मूल मंत्र है इनके जीवन का, सहयोग। किस प्रकार कि मन वचन कर्म, इन तीनों से होता है। सहयोग किससे जुड़ा होता है, मन वचन और कर्म से, तीनों से
सहयोग जुड़ा होता है। मन, वचन, कर्म, इन तीनों से जुड़ा होता है सहयोग। वचन मतलब कहने का मतलब है आपने जो कहा है, वचन यानी जो कहा है उसे करके दिखाओ। कर्म अर्थात जो आपने काम कहा है उसे करना। जीवन का यह मूल मंत्र मुझे भूला न था, और यह मूल मंत्र असल में सभी को अपनाना चाहिए। इस मूल मंत्र का अगर सही प्रकार से प्रयोग किया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे रिश्ते और संबंध को अच्छे से बनाए रख सकते हैं। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, तुम भी समाचार पत्र ज़रूर रख लेना। अब दोनों ही एक दूसरे को याद दिला रहे हैं कि क्या क्या रखना है और हम क्या भूल रहे हैं। अब यहाँ वो बोल रहे हैं मैंने अभी पढ़ा नहीं है समाचार पत्र, इसलिए उसे भी रख लेना। मैं बोला वह तो मैं रख ही लूँगा, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो पिछले साल कश्मीर से लाया था। गुलबंद क्या होता है, जो ठंडी से बचने के लिए हम लोग गले में मफलर बोलते हैं, बांधते हैं, ऊनी कपड़े का बना होता है, उसको बंद करते हैं ताकि हवा न लगे। इसको बोलते हैं, जो कश्मीर से लाया था उसे याद से रख लेना, क्योंकि जूहू पर क्या है, बड़ी सर्द यानी ठंड हवा चलती है। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं वेडिंग सूट न भूल जाना। क्यों? क्योंकि अगर तुम वो सूट रखना भूल गए तो वहाँ पे पानी में जो नहाने का प्रोग्राम है वो क्या होगा, धरा रह जाएगा, यानी सफल नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पर जूहू में नहाने के लिए वेडिंग सूट रख रहे हैं। आजकल तो लोग रिसोर्ट जाने के लिए भी सूट का प्रयोग करते हैं, या जो स्विमिंग वगैरह करते हैं, तैराकी सीखते हैं, उन लोग भी सूट का प्रयोग करते हैं। फिर वो बोलते हैं तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ, अब यहाँ इन लोग की सूची इतनी बड़ी हो रही है, 2 दिन के लिए लग रहा है ऐसे 2 सालों के लिए जा रहे हो। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। अब वहाँ इन लोग जा रहे हैं विश्राम करने के लिए, इन लोग को आराम करना है, लेकिन सारे बचे हुए काम जो है वो सारे काम इन लोग को वहीं पे निपटाने का सोच रहे हैं। राइटिंग पैड जैसे जो एग्ज़ाम में आप लोग लिखने के लिए प्रयोग करते हो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जूहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूँगी, यूँ तो वक्त भी नहीं मिलता। सचमुच अक्सर औरतों के साथ, महिलाओं के साथ ये बातें होती है। घर के काम में समय कैसे बीत जाता है उनको पता ही नहीं चलता, और बहुत सी ऐसी बातें होती है जिसके लिए उन्हें समय निकालना मुश्किल हो जाता है। तो सोचती जब वहाँ बैठे रहूँगी तो ये काम ये मैं कर लूँगी। तो अब यहाँ पे लेखक भी उनको कह रहे हैं कि ठीक है, चिट्ठी तो है, रख लेंगे, राइटिंग पैड भी रख लेंगे, लेकिन उन चिट्ठियों को रख लेना जिनके जवाब देने, ताकि उन चिट्ठियों के द्वारा आप उन्हें जवाब दे सको। और उसके अलावा लेखक याद दिला रहे बिजली का बिल, बीमा के नोटिस आकर पड़े हैं, उनका भुगतान करना है। भुगतान करना है यानी उनके पैसे चुकाने हैं, तो उन्हें भी डाल लेना, यानी उन्हें भी रख लेना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द बढ़ जाएगा, यानी धूप ना लगे इसलिए धूप का चश्मा लगाना ज़रूरी है, नहीं तो सर में क्या होगा, दर्द होने लगेगा। इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। चश्मे से कहीं अच्छा क्या होगा, अगर छतरी रख ली जाए तो क्या होगा, धूप इन्हें बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो बोलते हैं छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए। बहुत से लोगों की चमड़ी बहुत ही नाजुक होती है, तो उनको धूप से भी एलर्जी होती है अगर वो बहुत समय धूप में रहे। तो वो बोलते हैं कि धूप से बचने के लिए क्रीम भी रख लेना, नहीं तो क्या होगा, उनको शाम तक क्या हो जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। इसके लिए वो बोलते हैं वो क्रीम भी रख लेना, क्योंकि जो वहाँ धूप होती है वो भी बहुत ही करारी मतलब तेज़ होती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। कह तो रही है रख लूँगी, लेकिन वो ढूंढ क्या रही थी, नेल कटर। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर
मैं अपने लिए अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था। अब यहाँ पे लेखक और चीज़ें सोच रहे हैं जो उनको भूला बिसरा याद आ रहा है कि अखबार और कुछ ऐसी किताब थैले में, थैला नहीं झोले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी। समालोचना यानी किसी वस्तु के गुण दोष को बताना। तो उन किताबों को भी अपने थैले में रख रहे थे। सोच रहे थे कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक दी यानी रख लिए। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी उनकी। कई कतरने यानी कविता जो उन्होंने लिखे थे, कागज़ के अलग अलग टुकड़े थे, उसको भी उन्होंने क्या कर लिया, उसमें जमा कर लिया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जूहू से अच्छी जगह और कौन सी होगी। जो कवि लोग होते हैं ऐसे ही प्राकृतिक सौंदर्य भरे स्थानों में बैठकर कविताओं की रचना करते हैं। तो उन्हें लगा कि कविता लिखने के लिए जूहू से बढ़कर और कौन सा स्थान मुझे मिलेगा, तो क्यों ना मैं वहाँ पर अपनी काव्य रचना भी कर सकूँगा। इसके लिए उन किताबों जो कविताएं लिखी थी उनके टुकड़े जो थे उनको भी अपने झोले में रख लिया। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग गांव वगैरह जाते हैं तो आपने देखा होगा कि महिलाएं तो रास्ते में जो खाने पीने की चीज़ें उसकी व्यवस्था करने में लगी रहती हैं, और जो बच्चे होते हैं वो खाने पीने से अधिक वहां पहुंचकर अपने खेलने वाली वस्तुओं को रख लेते हैं। भले अपनी किताब कॉपी न ले जाएं पढ़ने के लिए, या ले भी जाते हैं तो उसे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन खेलने की चीज़ बाकायदे ले जाते हैं ताकि समय मिलते ही वो वहाँ पर अच्छे से खेल सकें। अब आगे देखते हैं कि वहाँ पहुंचकर इनके साथ क्या हुआ। इस प्रकार आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम कहाँ पहुँच गए, जूहू पहुँच गए। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। स्वप्न लोक में विचरते रहे मतलब सपनों की दुनिया में घूमते रहे। स्वप्न लोक, ठीक है, स्वप्न लोक मतलब सपनों की दुनिया, विचरते यानी घूमते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और भी लोग नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक दिया मतलब पानी की जो बौछार होती है वो उनको ऊपर तक आई, फिर वापस पलटकर पीछे चली गई। लेकिन उस लहर के झटके से यहाँ पर श्रीमती जी को क्या याद आया, लहर की उस थपेड़ यानी पानी की उस थपेड़ से, यानी आघात, थपेड़ अर्थात उस आघात से जो स्पर्श थे, उन्हें क्या याद आया, मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई। स्फूर्ति यानी तेज या फुर्ती, उनके दिमाग में याद आ गया कुछ। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। अब जैसे उनको लहर का आघात लगा वैसे उन्हें ये ध्यान में आया कि शायद बरामदे की खिड़की को अंदर से बंद नहीं किया है। तो वो लेखक से पूछने लगी। लेखक के भी समझ में नहीं आया, वो भी थोड़े असमंजस में थे। तो उन्होंने कहा, मैंने कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद न हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। अब इन्हें तो कोई बात नहीं, अगर खुला रह गया तो क्या हो गया, जाने दो। हम यहाँ पे विश्राम करने अर्थात पूर्ण विश्राम, आराम करने आए हैं, तो हम वो घर की चिंता क्यों करें। लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता है, वो एकदम निश्चिंत होकर नहीं रह सकती है। वो चाहे कहीं बाहर जाए, कई बार ऐसा होता है कि मायके वगैरह भी जाती है तो भी उनको ससुराल की चिंता सताती रहती है। अब ये तो बाहर घूमने आई है तो इनको घर की चिंता हो रही है, कहीं ऐसा ना हो सिटकिनी न बंद हो, कहीं चोर घुस जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। अब ये सोच कर वो रोने लगी। लेकिन लेखक जो है उन्हें सांत्वना दे रहे, कोई बात नहीं, अगर खुली भी रह गई हो तो क्या होगा, लेकिन हम यहाँ जो आनंद लेने आए हैं कम से कम उसे तो हम लोग क्या करें, उस पल को खुशी से जिएं। लेकिन श्रीमती जी के आँखों में क्या हो गया, यहाँ पे आंसुओं का सैलाब आ गया। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को। तो वो उन्होंने क्या कहा, जो होना होगा हो जाए। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते ओठों पर यही सब थे, अब क्या होगा। वो बहुत ही डर रही थी कि कहीं चोर वगैरह आए तो घर के सामान चले जाएंगे और बहुत ही नुकसान होगा, और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा।
अब श्रीमती जी की समझ में नहीं आ रहा था। फिर यह सोच उनकी अधीरता को और भी ज़्यादा होती जा रही थी। अधीरता यानी उनकी व्याकुलता जो थी वो बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन जिस धड़कन का इलाज करने को जूहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। ये जो धड़कन का इलाज करने यहाँ पर लेखक और श्रीमती जी आए थे वो क्या हो गई, 10 गुना बढ़ गई। मैंने तेज़ी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे उसके दूनी रफ्तार से, यानी उसके डबल स्पीड से इन लोग क्या हो गया, वापस आ गए। लेकिन आने पर क्या देखा इन्होंने, यहाँ पर अंदर जाकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी। चटकनी यानी खिड़की दरवाज़ा बंद करने के लिए जो छोटी कड़ी लगाई जाती है वो क्या था, अच्छे से। बदस्तूर मतलब जिस तरह से लगनी चाहिए अच्छी तरीके से लगी हुई थी। सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी। चटकनी किसने लगाई थी, लेखक नहीं लगाई थी, लेकिन उस समय उन्हें कुछ याद नहीं था। काश याद आ जाता तो वो वहाँ पर 2 दिन आराम से क्या करते, पूर्ण विश्राम कर पाते, उन्हें लौट कर आने की ज़रूरत न होती। लेकिन उस समय उन्हें याद नहीं आया और श्रीमती जी की जो अवस्था थी वो देखकर उनसे वहाँ रहा भी नहीं जा रहा था। वो बहुत ही परेशान हो गए थे। तो मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर ये भूल गया था कि लगाई है या नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, लेकिन अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहा था पूर्ण विश्राम यानी पूरा आराम और पूर्ण निरोग। पूर्ण निरोग मतलब पूरी तरह से रोग रहित। साथ ही ये विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है, पूर्ण अर्थात पूरा लग जाता है, वह पूर्ण भयावह, भयावह अर्थात भयानक या डरावना हो जाता है। अब यहाँ पे लेखक जितनी आराम करने के लिए गए थे खुशी खुशी, तो इनका क्या हो गया, वहाँ से जल्दी इन्हें लौटकर आना पड़ा और इनका जो आराम का प्रोग्राम था, जिस तरह से चाय का प्रोग्राम टल गया, उसी तरह से इनका आराम का और पूर्ण विश्राम का प्रोग्राम भी क्या हो गया, टल गया। अतः यहाँ पे लेखक ने प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे शब्दार्थ है जो मैंने आपको पढ़ाते हुए ही बताए हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भेजूँगी PDF द्वारा, शब्दार्थ ये सब भी भेजूँगी जो कि आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे देखिए, धौकनी करना अर्थात हवा भरना, झल्लाना अर्थात बहुत बिगड़ जाना या झुंझलाना। मुहावरे, आँखों से ओझल होना अर्थात गायब हो जाना, हाथ बटाना अर्थात सहायता करना, चेहरे का रंग पीला पड़ना, घबरा जाना, धुन सवार होना अर्थात लगन होना। ये प्रश्न के उत्तर है जो कि मैं आप लोगों को नोट्स द्वारा भेजूंगी। आप लोग को लिखकर मुझे हिंदी की नोटबुक में देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, गैरेज की सूची में लिखी हुई चीज़ें। तो क्या था उसमें, 1 गैलन इंजन ऑयल, रबड़ सॉल्यूशन, ट्यूबवेल, मोटर में हवा भरने की पिचकारी आदि। जूहू जाते समय साथ में ली गई वस्तुएं, खाने का सामान, नोट पेपर, लिफाफे, राइटिंग पैड, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस, बेडिंग सूट, चश्मा, धूप से बचने की क्रीम आदि। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे ऐनक शब्द है तो ऐनक का पर्यायवाची शब्द चश्मा या उपनेत्र। रात का पर्यायवाची शब्द रात्रि या निशा। अखबार का समानार्थी शब्द वृत्तपत्र या समाचार पत्र। घर का समानार्थी शब्द गृह और सदन। इसके अलावा आप लोगों के ये समुच्चारित भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ और वाक्य में प्रयोग है वो, और ये पत्र आप लोगों को मैं नोट्स के द्वारा भेज दूंगी, जिसे आप लोग को हिंदी की नोटबुक में लिखकर मुझे मैसेज द्वारा भेजना है। अगर इस लेसन से संबंधित या और कोई आपको समस्या है तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। इस पाठ का स्पष्टीकरण मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।